मेरा नाम महनाज है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जब मेरी अम्मी फौत हुई उसने मुझे अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे रोने नहीं दिया। मेरा वो सहारा थी, लेकिन जब से वो गई है मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली हूँ। वो मुझे पढ़ाना चाहती थी, कहती तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगी, तो मैं कुछ बनाना चाहती। 21 सितंबर 2008 की रात अपने चौथे बच्चे की पैदाइश के दूसरे मरहले में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मुमताज़ बीबी की मौत वाक़ई हो गई। आखिर ये मुमताज़ बीबी कौन थी? मुमताज़ के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो, क्योंकि उस कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे थे, शिरकतगाह के एक प्रोजेक्ट के साथ हम वहाँ पर काम कर रहे थे। और इसके अलावा वैसे मैंने चूँकि वहाँ से इलेक्शन लड़ा तो मुमताज़ को भी जनरल इलेक्शन पे हमने स्टैंड करवाया था, लेकिन वो हार गई। लेकिन हार के भी उसने इतना ज़्यादा काम किया वहाँ के लोगों के लिए। इत्थे वसेब दे काम कीते ने, मीटर लवा के दिते ने लोगों दे, किसी ज़कात फार्म कापियां जड़ियां बेवा औरतां सी उन्होंने सब नूं लै के दिंदी रही। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਜ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। मैं मुमताज़ दी सहेलियाँ हठे वेले आंदे वेने हैं, वडी सख परेशान कर गई है। खवातीना को घेन वेंदी है, बालां दा बांध शांत करवा आंदी है, बिजली दा मसला होंदा है, स्कूलां दा मसला होंदा है, चंगा भला काटन शनाख्ती बई ही आले कंप्यूटरी वो भी हथों किराए आपो भरें दी है, ते उन्होंने बनवा के देंदी है। उन्होंने को मीटर ढेर लवाए ने, ढेर काम कीते ने लोगों दे। अपना बच्चा जमावन गई ते उनके दे जिंदगी दे खुट गए, देर नहीं लगी, वो मुक गई है। मुमताज़ बीबी काफ़ी हद तक ज़चगी और उसके दौरान की जाने वाली एहतियातों से वाकिफ़ थी, तो फिर क्या वजह हुई कि वो अपने लिए कुछ ना कर सकी? आई थिंक डॉक्टर आसमा से चेकअप कराती रही और एक दो दफ़ा उसने हॉस्पिटल से भी जाके चेकअप करवाया। मुझे यही पता है कि उसने ये चेकअप वगैरह करवाया है, तबीयत उसकी बहाल थी, ठीक थी। लेकिन कोई 7वें-8वें महीने के बाद उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ना शुरू हो गई ना, उसमें खून की कमी हो गई। आसमा को पहले दशे भाई ठीक है, बच्चा ठीक थी गए, बाल जरले डेढ़ नेड़े आइए, बालू को आखी सी आवेल पहल होए बच्चा पिछो है। अच्छा। तेरा ऑपरेशन तो बगैर बच्चा नहीं जम सकता। अच्छा। बल सारी गुरबात है, बचड़ा पैसे इतने ढेर काहे ना हासे वाला आइए था डहा मार मार रुनी है डाढ़ी। मैं के खैर अल्लाह मेहरबानी करे सी कि ना उधार पुधार पट सो पट करे सूचा ते तू जरा रो ना। मैं जी मुमताज़ दे घर वाला शौहर मुमताज़ दा, असा मुमताज़ दे मरण दे बाद असा रुल गए हैं, बड़े परेशान हैं कि साकू कई किस्म दे मकसद है कि दिल दे विच कोई अच्छी गाल कहनी। उसने मुझे फ़ोन किया कि बाजी मैंने केस करवाने डॉक्टर शबाना से। डॉक्टर शबाना जी हमारी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, 10-11 साल से उनका तजर्बा है। इससे पहले वो आसमा के पास जाती थी, लेकिन लास्ट डेज में वो हॉस्पिटल से एक दो दफ़ा चेकअप करा के लाई। मैं यहाँ नहीं थी, कहीं बाहर थी, तो मुझे फ़ोन करके कहा उसने कि बाजी मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो आप कब आ रही हैं? मैंने उसे कहा कि आप चले जाओ, मैं फ़ोन कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरी तसल्ली नहीं होगी, आप जब आओगे तो मैं आपके साथ जाऊँगी। और बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश उसने लिपस्टिक लगाई हुई, वैसे तैयार हुई हुई और आई और मुझे यहाँ मेरे घर से पिक किया और हम उसे लेके गए डॉक्टर शबाना के पास। वहाँ डॉक्टर शबाना ने उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसको वैसे भी उसका चेकअप किया। वो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये केस नॉर्मल ही लगता है, लेकिन अगर जिस तरह ये कह रही हैं अभी मैं बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि कमज़ोर भी है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो आप कोई फिक्र ना करें। मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो मैं फुली तौर पर जो है ना आपके साथ कोऑपरेट करूँगी, इसके साथ भी कोऑपरेट करूँगी, इसका पैसे भी नहीं लगने दूँगी। तकरीबन 7:30-7:45 का टाइम था, अचानक ही डॉक्टर साहबा का फ़ोन आया, बाजी उसकी तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई है, इसे हमें निश्तर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं तो एकदम से खुद परेशान हो गई कि एकदम से निश्तर लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ हम हॉस्पिटल में ले चलते हैं, डॉक्टर रईसा को बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बाजी ये जो है ना अब यहाँ पर भी इसका काम नहीं होगा, इसको निश्तर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नीम बेहोशी की हालत में हो गई है। और ये देखिए उसका हस्बैंड आया खड़ा है, मैंने उसको भी बुला लिया है। वो कहता है कि इस तरह अक्सर बेहोश हो जाती है
इसका जब बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये बेहोश हो जाती है। मैं पहुंच गया, मेरे को दवाइयाँ लेके दी तेरे, मैं घेन के मैं पहुंच गया, मैं उत्थे दवाइयाँ उन्होंने लिखा, उन्होंने कि दवाइयाँ ठीक है। मैं मुमताज़ दे नाल मैं वहीं दे उत्ते पे थे बैड दे उत्ते, मैं बेंच ते बह गया, मैं मुमताज़ दे नाल गप्पां लाई रखियां काफ़ी देर, मकसद पूरे 15 मिनट। उसके बाद वो लेबर रूम में आके गए, जेडे लेबर रूम में आके गए रेडी दे जन घेन के गए पास दौरा थी गया, मैं भज के गया। जब मैं भज के गया तो उमरे मोबाइल उनके हथों, मकसद है अम्मा होरी तो फोन की थी, बेटी मामे का नंबर मिला के यस ते जोर दिते सी ते मामा हेलो हेलो करेंदा रही, उनके हथों ढाए पाए, बस इवें इवें हाथ थे ते इवें जबान निकले, 3 फूके निकले, उसके बाद उनकी जिंद हवा थी गई। मुमताज़ की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और डॉक्टर्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं? मुमताज़ की अफसोसनाक कहानी इसी तरह का एक अलमिया है, जिस तरह के बहुत से केसेस और ट्रेजेडीज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते और देखते रहते हैं। जहाँ तक हमें मालूमात मिली हैं मुमताज़ के रिश्तेदारों से या उसके अजीज़ों से या जो हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व थे उसकी केयर करने में, तो उसमें समझ ये आता है कि ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया था, क्योंकि गालिबन जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ब्लड प्रेशर और खून की कमी, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना और खून की बहुत ज़्यादा कमी 2 बहुत अहम वजूहात थी जिनकी वजह से मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। की कमी हमारे यहाँ 60 से 70% बच्चियों और औरतों का सबसे अहम मसला है। अब ये एक इतना इम्पॉर्टेंट मसला है और इसका इलाज इतना आसान है कि ये फिल वक्त बहुत बड़ी ज़्यादती है कि कोई भी बच्ची या खातून को किसी किस्म की तकलीफ़ हो, कुजाए कि उसकी जान चली जाए, सिर्फ एक सादी सी बीमारी की वजह से। गवर्नमेंट के जितने भी रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, LHVs हैं, LHWs हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितनी भी, सबके पास हज़ारों करोड़ों लाखों की तादाद में आयरन की गोलियां मौजूद हैं, जो बेहद सस्ती हैं। आपने खुद भी ख़रीदनी हो तो वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 औरतों की हर साल मौत वाक़या होती है हमल के सिलसिले में किसी न किसी मसले के तहत। और आप ये अंदाज़ा करें कि ये ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर की उम्र, तकरीबन आधी जो है इनकी उम्र 30 और 38 साल के दरमियान है, और आम औसत के तौर के ऊपर हर एक के 5 बच्चे हैं। तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर बच्चा हर साल पाकिस्तान में यतीम हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान फौरी बाद में या से पहले, डिलीवरी से पहले कोई डेथ होती है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो बाकायदा एंटीनेटल चेकअप के दौरान अगर कोई मसला हो तो सामने आ जाता है, उनका एडवांस उनके कार्ड इशू कर देते हैं, लेडी डॉक्टर्स उनका सारा रिकॉर्ड रख के उनके कार्ड इशू करते हैं, जिसमें EDD मेंशन कर देते हैं। उनको प्रॉपर एडवाइस कर दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि आपने आप फलां डेट को आना है, और वो कार्ड साल लेके आते हैं, असेस हो जाते हैं पहले उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया। हमारा हॉस्पिटल तो इलाके में बल्कि पूरे ज़िले में एक ही है, इससे जहाँ पे फुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ गवर्नमेंट की सहूलत है, हमारे DO साहबान बहुत काम करते हैं, बजट का हमें प्रोवाइड करा देते हैं। अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने तो बड़ी एफर्ट्स की हैं, हर जगह पे हमारे BHU में, इवन जो रूरल एरिया है वहाँ पे LHV की पोस्टिंग है, वो लोग उनके पास आते हैं, वो भी लोगों को बताती हैं, बाज़ बार घरों में जाना पड़ता है, जाती हैं। इसके अलावा LHWs का बड़ा रोल है, वो हर मोहल्ले से एक लड़की में ली हुई है कि वो आती हैं हमारे इधर EPI सेंटर में आती हैं, यहाँ से फ्रेश नॉलेज लेके जाती हैं। पोस्टर्स होते हैं जो प्रिंटर को दिए जाते हैं, उसके अलावा जो औरतों के मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे डिस्कस वहाँ पर होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको एक मीडिया को तो वो अपने उसमें कर सकते हैं कि उसमें प्रोजेक्शन करें। दूसरी बात ये है कि जितने डॉक्टर्स LHVs LHWs हैं उनकी जिम्मेदारियां और उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उनके ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं वो सुपरवाइज करें, कौन किस लेवल पे किस किस एरिया में लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि नहीं दे रहा। गुर्बत बहुत एक मेन वो है हमारी कंट्री में, लोग इस बात से डरते हैं कि जी हम जाएंगे तो हमारे इतने पैसे लग जाएंगे, उतने पैसे लग जाएंगे। इस तरह आउटडोर पेशेंट्स आते हैं तो हम हर आने वाले पेशेंट को ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है। कोई स्क्रीन हो जाता है टेस्ट में तो हम उसको बताते हैं, फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि आपने आते रहना है, अगर कोई मसला हो तो आपने फौरी अस्पताल आ जाना है। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मौजूद हैं, 24 आवर्स मौजूद हैं। जब उनको ये चीज़ समझाई जाती है और भी हॉस्पिटल में हर चीज़ फ्री है तो फिर वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, उस वजह से फिर वो लोग आते हैं। मेरे 3 बेटियां 1 बेटा। सारे नॉर्मल पैदा होए? नहीं, बड़े ऑपरेशन, चारों बड़े ऑपरेशन हुए? हाँ जी, बड़े ऑपरेशन तो आने भी बच्चे होंगे ना कई,
ਤੇ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਐ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੋਲੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਡੀ ਵਿੰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ हर्निया ही है ठीक है ना ये कोई रसौली नहीं है बड़ा ऑपरेशन अगर वो आपका किसी मुस्तनिद डॉक्टर के हाथों में हो रहा है सेफ अस्पताल में हो रहा है साफ सुथरे ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है तो उसका आपकी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सिवाय इसके कि शुरू के 2-3 हफ्ते आप कोई बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकेंगी या बच्चों की जिम्मेदारी खाना पकाना बर्तन धोने सफाई वो आप कुछ अरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते उसके बाद आप सारी उम्र अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकती हैं ना आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में उसका कोई फ़र्क पड़ता है ना घरेलू ज़िंदगी में सारी दुनिया की जो रिसर्च है और हमारे पाकिस्तान का डेटा है एशिया का वो यही बताते हैं कि जिन माओं को जिस्मानी या ज़हनी तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है मारपीट होती है या वो सारा ख़राब रहती है दूसरा उनके बच्चों का वज़न भी कम होता है और इन्हीं ख़वातीन को डिलीवरी के दौरान ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पेश आती हैं खून भी ज़्यादा बहता है ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा जो माँ है हामला जो खातून है उसका अगर आप ध्यान रखेंगे घर में ख़ास तौर पे उसके ससुराल वाले उसके मियाँ उसके रिश्तेदार जो हैं और थोड़ा सा उससे कामकाज जो है उसमें मदद कर दें तो उसकी सेहत और आपके आने वाले बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा